Good morning to all. Today, we are discussing about hypothesis testing. That last time we started one chapter and we discussed theory about the hypothesis testing. I hope you did that theory before joining this session. Now, this is the first chapter we can say that hypothesis testing for a population, single population. Hypothesis testing for a population mean. अभी मैं आपको बता दूं दो टाइप के सम हो सकते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर अ सिंगल पॉपुलेशन आज हम करने वाले हैं। सिंगल पॉपुलेशन मतलब एक ग्रुप का हाइपोथेसिस करना है, ठीक है। एक ग्रुप के आधार पे आपको हाइपोथेसिस करना है। एक और चैप्टर है इसके बाद जिसमें टू पॉपुलेशन का हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग हाइपोथेसिस ऑफ सिंगल पॉपुलेशन। इट्स रिक्वायर सम टाइम, सो बी पेशेंट एंड कीप अटेंशन ऑन प्रेजेंटेशन। क्लियर? नाउ which are the first type of sum? अभी मैंने लास्ट टाइम आपको हाइपोथेसिस समझाया था। हाइपोथेसिस में जनरली पॉपुलेशन मीन का हाइपोथेसिस होता है। पॉपुलेशन मीन का मतलब होता है म्यू का हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। एक पॉपुलेशन मीन का हाइपोथेसिस होता है और दूसरा होता है प्रपोर्शन का हाइपोथेसिस। क्लियर? तो हम आज कितना टाइम मिलता है, विल डिस्कस द सेम। आज हम करने वाले हैं पॉपुलेशन मीन का हाइपोथेसिस, दैट इज म्यू का हाइपोथेसिस। अभी जब पॉपुलेशन मीन का हाइपोथेसिस करते हो तो दो टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। पॉपुलेशन मीन में दो टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। एक जेड टेस्ट होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग जेड टेस्ट, और दूसरा हो सकता है टी टेस्ट, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप पॉपुलेशन का हाइपोथेसिस करते हो पॉपुलेशन मीन मतलब म्यू, तब दो टाइप के हाइपोथेसिस पॉसिबल है, आइदर जेड टेस्ट और टी टेस्ट। जेड टेस्ट कब आता है? जब सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो। अगर आपके सब में सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो तो जेड टेस्ट करना है। अगर सेम सब में सैंपल साइज 30 और 30 से कम है तो टी टेस्ट आता है। सिंपल, वन डिफरेंस, ओनली वन डिफरेंस। सम में कोई चेंज नहीं होगा, सम सेम ही होगा, सिर्फ यू हैव टू लुक एट द एन। इफ एन इज ग्रेटर देन एन यू हैव टू यूज जेड टेस्ट, इफ एन इज लेस देन और equal to 30 you have to use t test. So first of all we are going for z test. Let's start with the example. Read carefully, read the example. A cable TV network company want to provide modern facility to its customer. A company has 5-year-old data which reveal that average household income is rupees 1,20,000. ध्यान से पढ़ना, एवरेज हाउस होल्ड इनकम कितना है? 1,20,000. Company official believe that due to the fast development in the region, ध्यान से, कंपनी बिलीव करती है कि ड्यू टू फास्ट डेवलपमेंट इन द रीजन द एवरेज हाउस होल्ड इनकम माइट हैव इंक्रीज। कंपनी को ऐसा लग रहा है कि फास्ट डेवलपमेंट हुआ है इसलिए एवरेज हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हुए, इससे भी ज्यादा है। द कंपनी टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ 40 हाउस होल्ड टू वेरीफाई दिस अजम्पशन। चेक करने के लिए कि कंपनी ने क्या बोला कि हाउस होल्ड इनकम अभी इंक्रीज हुए ड्यू टू डेवलपमेंट, तो ये चेक करने के लिए कंपनी ने कितना सैंपल लिया? 40. From the sample, the average income of the household is calculated 1,25,000. Sample से कितना average मिला? 1,25,000. From the historical data, population standard deviation is obtained as a 1,200. Use alpha 0.05 to verify the finding. Now, when you're reading this question, you might have many questions. कि how we can identify the sum, what these are the values says, ये सब वैल्यू क्या बताती है, how we can identify, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। बट later on when you are doing the sum step by step you will get an idea. Clear? तो अभी मैं आपको सम समझाता हूं कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा हाइपोथेसिस है, कौन सी वैल्यू क्या है, ठीक है। क्योंकि सम को समझना ही जरूरी है, बाकी सम कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, सबको समझना जरूरी है और टेबल को समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो समझते हैं। सब में ये बोला है कि एवरेज हाउस होल्ड इनकम कितना है? 1,20,000. एवरेज हाउस होल्ड इनकम कितना है? 1,20,000. अभी ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूं एवरेज। अभी जब म्यू का हाइपोथेसिस होगा, ये मैं आपको बता दूं पहले, वी आर डिस्कसिंग सिंगल पॉपुलेशन। हम जो हाइपोथेसिस अभी डिस्कस कर रहे हैं वो एक ही ग्रुप का है, मतलब यहाँ पे आपको एक ही ग्रुप दिया होगा।
एक और चैप्टर है जिसमें 2 पॉपुलेशन का हाइपोथेसिस भी दिया, उस आपको फ्यूचर में दिया होगा। 2 पॉपुलेशन मतलब ए एंड बी, 2 ग्रुप, ऐसे अभी एक ही ग्रुप होगा। ठीक है, तो अभी हम जेड टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी आपको एवरेज दिया है 1,20,000। अभी ध्यान से समझो, आपको जो एवरेज दिया है, ठीक है, वो सम के स्टार्टिंग में जो एवरेज होता है उसको म्यू बोलते हैं। नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है, सम के स्टार्टिंग में जो एवरेज होता है वो म्यू होता है। म्यू मतलब पॉपुलेशन एवरेज दिया होगा आपको सम में, कितना है 1,20,000। ध्यान से मैं समझा रहा हूं। हाँ, देखो लिखा है द कंपनी 5-year-old डेटा विल रिलीव्स दैट द एवरेज हाउस होल्ड इनकम इज 1 लाख। 5 साल का डेटा बताता है कि एवरेज इनकम 1,20,000 है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो एवरेज होता है वो म्यू होता है, इतना याद रखना। Company official believe that due to the fast development in the region, the average household income might have increased. कंपनी को क्या बिलीव है कि भाई शायद फास्ट डेवलपमेंट के कारण ये एवरेज इनकम जो 1,20,000 था वो भी इससे ज्यादा हो गया। याद रखना, ज्यादा हो गया, ऐसा कंपनी बिलीव करती है। और द कंपनी टेक अ रैंडम सैंपल, इसको चेक करने के लिए कंपनी ने 40 हाउस होल्ड का सैंपल लिया। तो सैंपल लिया तो योर एन इज इक्वल टू 40। ठीक है, और फ्रॉम द सैंपल द एवरेज इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, अभी दूसरा एक और एवरेज दिया है। देखो, फ्रॉम द सैंपल द एवरेज, अभी सिंपल चीज समझो, जब आप सैंपल लेते हो और उसमें जो जो एवरेज आता है ना वो सैंपल एवरेज होता है, मतलब उसको एक्स बार बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स बार 1,25,000, एक्स बार 1,25,000। एक चीज याद रखो, सैंपल के बाद, सैंपल के बाद आपको जो एवरेज दिया होता है वो सैंपल एवरेज होता है। ठीक है, फिर से समझाता हूं, क्योंकि सम को समझना ही जरूरी है, भले एक सम हो, क्योंकि जब जब तक आप सम ही नहीं समझेंगे यू आर नॉट कैपेबल टू कैलकुलेट द आंसर। इवन सम की स्टार्टिंग में जो दिया होता है वो एवरेज होता है। तो हमको क्या दिया है, म्यू दिया है। ठीक है, कितना पॉपुलेशन मीन होता है 1,20,000। और ये चेक करने के लिए कंपनी ने कितना सैंपल लिया, 40, दैट इज योर एंड। और ये सैंपल में से, फ्रॉम द सैंपल द एवरेज इनकम, ध्यान से समझो, सैंपल में से जो एवरेज आता है उसको सैंपल एवरेज बोलते हैं, दैट इज एक्स बार 1,25,000। ठीक है, आगे क्या दिया है, फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, क्या दिया है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज सिग्मा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या बोलते हैं, सिग्मा 1,200। और अल्फा, कोई भी हाइपोथेसिस के लिए क्या चाहिए, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तो ये हमारा सम है। ठीक है, चलो, अगर आपको सम को समझना है तो पहले मैंने आपको एक थियरी समझाया था लास्ट टाइम, ये आपको समझना पड़ेगा। 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट, अगर आपको याद है तो ध्यान से समझना। लास्ट वन देखो पहले, अगर लेस देन है तो इसको 1 टेल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आता है, याद रखना। लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड आता है, ये रिजेक्शन रीजन है जो लेफ्ट हैंड साइड आता है। ग्रेटर देन है तो रिजेक्शन रीजन कौन से साइड पर आता है, राइट हैंड साइड। और नॉट इक्वल टू है तो रिजेक्शन रीजन बोथ दी साइड आता है, लेफ्ट हैंड साइड भी आता है और राइट हैंड साइड भी आता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि रिजेक्शन रीजन लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड, एंड नॉट इक्वल टू है तो बोथ दी साइड आएगा रिजेक्शन रीजन। चलो सम देखते हैं, सेम टू सेम सम। ये हमारा वैल्यूज था, सम में म्यू दिया है 1,20,000, एन दिया है, एक्स बार दिया है, सिग्मा दिया है, अल्फा दिया है। चलो अभी हम सम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ये हमने वैल्यू हमको दिया है, पहले आपको क्या डिसाइड करना है, हाइपोथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड हाइपोथेसिस, पहले आप हाइपोथेसिस डिसाइड कर दो। दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, H0 दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड H1 दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ऑलवेज इक्वल टू होता है। नल हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, ध्यान रखना, म्यू से बनाते हैं। हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन मीन का ही होता है। हाइपोथेसिस हमेशा किसका होता है, पॉपुलेशन मीन का ही होता है। मतलब म्यू से हाइपोथेसिस बनता है, एक्स बार से नहीं बनता है। वो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो हमेशा म्यू, चलो हमारे सब में म्यू कितना है, म्यू, तो म्यू हमेशा नल इक्वल टू आएगा, म्यू इक्वल टू 1,20,000 है ना। चलो अभी H1 कैसे बनेगा, तो याद है कंपनी को बिलीव था, सब में दिया होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा है, company official believe that due to fast development in the region, the average household income might have increased.
क्या हुई है, इंक्रीज, इसलिए H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। म्यू इंक्रीज बोला है तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन बनेगा, और डिक्रीज बोला होता तो लेस देन बनता। ठीक है, इंक्रीज बोला है इसीलिए ग्रेटर देन, डिक्रीज बोला है तो लेस देन होता। ठीक है, वैसे नॉट इक्वल टू भी आ सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, हाइपोथेसिस बना दिया H0 H1। H0 हमेशा म्यू से, हाइपोथेसिस म्यू का बनता है, याद रखना। म्यू इज इक्वल टू कितना है, 1,20,000, और म्यू सब में दिया होगा कि उन लोगों को क्या बिलीव है कि एवरेज इससे ज्यादा है तो ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन 1,25,000। चलो नाउ सेकंड स्टेप, अभी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, z की वैल्यू, हम कौन सा टेस्ट यूज करें, z टेस्ट। हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप म्यू का हाइपोथेसिस करते हो ना तो दो टाइप के टेस्ट आते हैं, z टेस्ट एंड t टेस्ट। z टेस्ट और कौन सा टेस्ट आता है, t टेस्ट। ठीक है, z टेस्ट कब आता है, जब सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो। देखो हमारे ये सब में सैंपल साइज 30 से ज्यादा है, कितनी है, 40 है, 40 है ना, तो 30 से ज्यादा हो तो z टेस्ट आता है। इसके बाद का हम जो सम करेंगे वो t टेस्ट का होगा, जिसमें 30 से कम होगा। सेम टू सेम सम, अगर n 30 से कम हो गया ना तो यहाँ पे t टेस्ट यूज करना पड़ता है। एक ही डिफरेंस है, n देखना है, अगर इसमें n लेस देन 30 होता तो यू हैव टू अप्लाई z टेस्ट, एक ही डिफरेंस है। ठीक है, चलो यहाँ पे लेकिन आएगा टी टेस्ट। अभी टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ z टेस्ट कैलकुलेट करने का। पहला 4 स्टेप आपको करने हैं हाइपोथेसिस में, इजीली, अभी इजी समझना है तो। पहला स्टेप हाइपोथेसिस बना दिया, दूसरा स्टेप कैलकुलेटेड वैल्यू, ये फॉर्मूला है x, दिस इज x, दिस इज नॉट x, दिस इज x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट 10, दिस इज नॉट x बार। चलो समझते, कैलकुलेट कर देते हैं। व्हाट इज x बार, what is x bar, x bar is equal to 1,25,000 minus mu is equal to 1,20,000 divided by sigma is equal to 1,200 divided by under root n मतलब n कितना है तो under root 40। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 1,25,000 माइनस 1,20,000 तो आएगा 5,000, और नीचे 1,200 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 40 करेंगे तो आंसर आएगा 189.74, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा, z का कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा 26.32, z का कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा 26.32। दूसरा स्टेप हो गया, फिर से समझा दूं। पहला स्टेप हमने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया, दूसरा स्टेप कैलकुलेट किया, अभी तीसरा स्टेप टेबल वैल्यू लाना है। टेबल वैल्यू, किसकी टेबल वैल्यू लाएंगे, z की, क्योंकि z का कैलकुलेटेड वैल्यू मिला है तो z का टेबल ही यूज करना पड़ेगा ना। तो z का टेबल वैल्यू लाना है, इसके लिए आपको ऐसा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते थे, याद है, ऐसा आपको बनाना है। नाउ अगर आपको अभी ये ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये स्टेप कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको कॉन्फिडेंट इंटरवल वाला याद है, हमने एक सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करते थे, हमने एक सैंपल साइज, हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज, ऐसा सम करवाया था, और उसमें हमने रिवर्स टेबल देखा था। z का रिवर्स टेबल देख के हमको प्रोबेबिलिटी दी होती थी, और प्रोबेबिलिटी के आधार पे हम क्या लाते थे, z की वैल्यू लाते थे। प्रोबेबिलिटी के आधार पे हम किसकी वैल्यू लाते थे, z की वैल्यू लाते थे। तो यहां पर सेम टू सेम करना है, प्रोबेबिलिटी के आधार पे z लाना है, z की टेबल वैल्यू। चलो देखते हैं, चलो पहले z की टेबल वैल्यू, हमने कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 26.32, टेबल वैल्यू लानी है। अभी टेबल वैल्यू के लिए पहले ये डिसाइड करना है कि 1 टेल है कि 2 टेल, मतलब कौन सी साइड रिजेक्शन रीजन आएगा। देखो अभी हमने लास्ट टाइम समझा, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ग्रेटर देन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ग्रेटर देन, इसलिए रिजेक्शन रीजन राइट हैंड साइड आएगा, यहाँ पे आएगा रिजेक्शन रीजन। देखो यहाँ पे एरो मैंने स्टैंडिंग लाइन की है, ये ग्रेटर देन है इसीलिए राइट हैंड साइड आएगा। अगर ये लेस देन होता तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमको कैलकुलेट करना पड़ता, और ये नॉट इक्वल टू होता तो दोनों साइड रिजेक्शन रीजन आता। समझ में आ गया, तो ग्रेटर देन है तो रिजेक्शन रीजन कौन सी साइड पे आता है, राइट हैंड साइड। अभी ये रिजेक्शन रीजन कौन शो करता है, अल्फा शोज द रिजेक्शन रीजन। ध्यान से समझना कैसे हम z का टेबल वैल्यू लाते हैं। आप आपको प्रैक्टिस करना है तो हमने जो सैंपल साइज के सम करवाए हैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, वो आप देख लेना, उसमें आप समझ जाएंगे कि हम z कैसे लाते थे, अगर आपको क्वेरी है तो। ठीक है, उसमें भी हम अल्फा के आधार पे लाते थे, कॉन्फिडेंट इंटरवल के आधार पे। तो चलो फिर से, ग्रेटर देन है तो कौन सी साइड पे हमने लिखा, राइट हैंड साइड, क्लियर। अभी राइट हैंड साइड अल्फा कितना है, 0.05, ध्यान से देखो अल्फा कितना है 0.05, यहाँ पे रख दो। चलो ये 0.05 है तो ये बाकी का एरिया कितना होगा, ये बाकी का एरिया, तो ये बाकी का एरिया होगा 0.45।
कैसे आया 0.45? तो आपको पता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये आधा एरिया कितना होता है 0.5, 50%। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये आधा एरिया, ये जो हाफ एरिया है वो कितना होता है 0.5, 50%, 0.50%, 50%। और 0.5 में से अगर 0.05 माइनस करेंगे तो 45 होगा ना, 45 और प्लस 0.05, 0.5 हो गया ना। तो फिर से ये 0.05, इसको रिजेक्शन रीजन बोलते हैं। रिजेक्शन रीजन कौन बताता है? अल्फा रिजेक्शन रीजन बताता है। तो अल्फा 0.05 है, तो ये रिजेक्शन रीजन 0.05 है, तो एक्सेप्शन रीजन 0.45 मतलब 45% होगा ना, ये 5% है। तो बस अभी आपको क्या करना है बताए, ये 45 को रिवर्स टेबल में देखना है, जेड के टेबल में। देखो मेरे पास जेड का टेबल है, हम देखते हैं कैसे आता है, ध्यान से। हाँ, ये रहा जेड का टेबल। कितना आया हमारा वैल्यू 45। आप बाकी सब वैल्यू पे चेक मत करो, ये देखो 45 आया। इसको रिवर्स, ये प्रोबेबिलिटी है, 45 इज अ प्रोबेबिलिटी। इसको रिवर्स देख के जेड लाना है। चलो सर्च करो 45 मतलब 4500, याद है ना क्लास में समझाया था, 4500 को रिवर्स देखना है। चलो रिवर्स देखते हैं, 424243, देखो यहाँ पे आएगा 45 इन दोनों के बीच में आता है, याद है 4495 मतलब 44 एंड 45 इन दोनों के बीच में आता है ना 45। किसके बीच में आता है? ये प्रोबेबिलिटी है। किसके बीच में आता है? 1.64 एंड 1.65। याद आया? ये प्रोबेबिलिटी किसके बीच में आती है? 1.64 एंड 1.65 जेड के बीच में आती है। तो हमें एवरेज करते थे, याद है? तो कैसे एवरेज करते थे? 1.64 एंड 1.65 के बीच में आती है, तो दोनों का एवरेज करेंगे, जो जो छोटा वाला है उसके पीछे 5 ऐड करते थे ना। चलो एवरेज करो, 1.64 प्लस 1.65 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा पता है? इतना आएगा। आपका आंसर आएगा 1.645। ये आपका टेबल वैल्यू आया। थोड़ा स्पीड में जाते हैं फटाफट, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट अनदर सम। अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड रिजेक्शन रीजन आएगा। अल्फा रिजेक्शन रीजन बता रहा है 0.05, ये 0.05 है तो ये 45% होगा। इसको रिवर्स देखेंगे तो z किसके बीच में आता है? 1.64 1.65 के बीच में आएगा। उसका एवरेज करेंगे तो 1.645 आपका टेबल वैल्यू आया। चलो 3 स्टेप हुआ, कैलकुलेट, पहले हाइपोथेसिस बनाया, फिर कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है 26.32, और लास्ट में टेबल वैल्यू लाया। टेबल वैल्यू कितना है z का? 1.64। अभी इन दोनों को कंपेयर करना है। अभी क्या करना है पता है? ये कैलकुलेटेड वैल्यू को आपको यहाँ पे टेबल वैल्यू में रखना है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करना है। देखो मैंने कंपेयर किया, चलो बोलो ये 26.32 ये 1.64 के लेफ्ट हैंड साइड आएगा कि राइट हैंड साइड आएगा? आपको बोलना नहीं है, सिर्फ आपको खुद समझना है। ये 26.32 यहाँ पे रखना है ये रो में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा कि इससे ज्यादा होता है? ज्यादा होता है ना, तो कौन सी साइड पे गया? राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड मतलब कौन सा रीजन है? रिजेक्टेड रीजन है ना। फिर से ये कैलकुलेटेड वैल्यू ये टेबल वैल्यू से कम है या ज्यादा है? तो 1.64 से ज्यादा ही है ना। ज्यादा मतलब राइट हैंड साइड आएगा, और राइट हैंड साइड मतलब ये पूरा रीजन कौन सा रीजन है? रिजेक्टेड रीजन है। तो आपका ये कैलकुलेटेड वैल्यू, अभी हम कंक्लूजन कर रहे हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यू ये रिजेक्शन रीजन में आता है। रिजेक्शन रीजन में इसका मतलब होता है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। ये नल हाइपोथेसिस जो था ना, रिजेक्ट हुआ। फिर से अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्टेड रीजन में आता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। अगर एक्सेप्ट रीजन में आता तो यहाँ पे आता तो एक्सेप्ट रीजन में, तो ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता, सिंपल। अगर ये कैलकुलेटेड ये एक्सेप्ट रीजन में आता इतना, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता। कौन से रीजन में आया? लेकिन ये रिजेक्टेड रीजन में, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट हो गया, तो एक्सेप्ट क्या हुआ? नीचे वाला एक्सेप्ट हुआ ना, कि म्यू ग्रेटर देन 1,20,000। मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? हाउस होल्ड इनकम माइट हैव इंक्रीज। फिर से समझाता हूं, हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू इससे ज्यादा है मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब ये कौन सा रीजन है? रिजेक्टेड। जब ये कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्टेड रीजन में आता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। बोलो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, ये पहले वाला रिजेक्ट हुआ, तो एक्सेप्ट कौन सा हुआ? नीचे वाला ना। नीचे वाला क्या बताता था? हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हुआ, ऐसा तो बताता था ना। सब में बोला था हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज होता है, इसीलिए तो हमने अल्टरनेटिव बनाया। तो इसीलिए कंक्लूजन क्या हुआ? हाउस होल्ड इनकम माइट हैव इंक्रीज, and you will later on understand. Now let's continue the second sum, t test, फटाफट। तो you will understand. Now hypothesis testing for a population mean using t test. t test कब आएगा? जब सैंपल साइज 30 से कम हो। फटाफट
Suppose that average price per square feet of a commercial land in a Raipur is 2000. ये 2000 क्या है? एवरेज प्राइस 2000 क्या है? एवरेज प्राइस. अभी आपको मैंने अभी बता दिया. सम के स्टार्टिंग में जो एवरेज दिया होता है उसको क्या बोलते हैं? म्यू दिया बोलते हैं. सम के स्टार्टिंग में जो एवरेज है उसको म्यू बोलते हैं. आपको लिख ही देना है. तो म्यू इज इक्वल टू 2000. हम नीचे देखते जाएंगे तो हमको फिर से सम पढ़ना पड़े. एवरेज प्राइस कमर्शियल लैंड की रायपुर में एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट एवरेज प्राइस कितनी है? 2000 रायपुर में, ऐसा बोला है. अब बिग रियल एस्टेट कंपनी डाउटफुल अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ दिस एवरेज. एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसको डाउट है कि भाई ये एक्यूरेट है या नहीं है, शायद गलत भी हो सकता है. द कंपनी बिलीव, देखो कंपनी जो बिलीव करती है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाती है. सब में ऐसा कुछ दिया होगा जिससे आपको पता चले कि ग्रेटर देन हाइपोथेसिस आएगा, लेस देन आएगा कि नॉट इक्वल टू आएगा. देखो दिया है. The company believe that the average price may be higher side. फिर से समझाता हूँ. रायपुर में एवरेज प्राइस कितनी है? 2000. उसको म्यू स्टार्टिंग में होता है, वो म्यू होता है. लेकिन कंपनी को क्या लगता है कि भाई रायपुर में प्राइस हायर है. हायर मतलब ग्रेटर देन है. हायर मतलब ग्रेटर है, इससे 2000 से ज्यादा है, तो ग्रेटर देन हाइपोथेसिस बनेगा. ठीक है, देखेंगे बाद. The company hire a researcher and has take a random sample of 25. कितना सैंपल लिया? 25. अभी समझो, सैंपल के बाद जो एवरेज होता है वो कौन सा एवरेज होता है? सैंपल एवरेज. मैंने आपको पहले ही बताया. सैंपल लिया और उसके बाद जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं सैंपल एवरेज. देखो लिखा है फ्रॉम दिस एवरेज प्राइस. देखो कितने का सैंपल लिया? 25. फ्रॉम दिस द एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट. अभी ये जो एवरेज है वो एक्स बार होगा. देखो सैंपल हम लेते हैं और सैंपल का हम एवरेज करें तो कौन सा एवरेज मिलता है? सैंपल एवरेज. और एन सैंपल के बाद जो एवरेज होता है वो एक्स बार. तो एक्स बार कितना है? 3000. द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है? एस इज इक्वल टू 500. ठीक है. और अल्फा कितना दिया है? 0.05 टू वेरीफाई द फाइंडिंग्स. फिर से समझा दो एक बार फटाफट. सम में जो स्टार्टिंग में एवरेज होता है वो म्यू होता है. आपको ऐसा समझ ही लेना है. अभी 99.9% म्यू होता है. ठीक है. अभी कितना एवरेज प्राइस रायपुर में है? 2000. लेकिन कंपनी को लगता है कि एवरेज प्राइस मे बी ऑन हायर साइड. एवरेज प्राइस इससे ज्यादा है. याद रखना, ज्यादा है. द कंपनी हायर रिसर्चर. उसके लिए कंपनी ने रिसर्चर हायर किया. उसने 25 सैंपल लिया और 25 सैंपल में से कितना एवरेज मिला? 3000. तो भाई सैंपल में से जो एवरेज आता है वो एक्स बार होता है, सैंपल एवरेज. और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ? 500. और अल्फा है 0.05. चलो ये म्यू का ही हाइपोथेसिस है क्योंकि एवरेज दिया है. म्यू का ही हाइपोथेसिस है ना, लास्ट जैसा ही है क्योंकि एवरेज दिया है. लेकिन ये देखना है जब पॉपुलेशन मीन का हाइपोथेसिस आए म्यू का, तो एन देखना है. लास्ट सब में एन कितना था? 40. मोर देन 30 था ना, तो जेड टेस्ट किया. इसमें एन कितना है? देखो तो 25. दैट इज लेस देन 30. यहाँ पे लिखा है देखो लेस देन 30 है, तो टी टेस्ट आएगा. ये सब में हाइपोथेसिस हमको कौन सा टेस्ट यूज करके करना पड़ेगा? टी टेस्ट. लास्ट में जेड टेस्ट किया था क्योंकि सैंपल साइज 30 से ज्यादा था. ठीक है. चलो सबको डिस्कस करते हैं. क्या क्या दिया हमको? म्यू 2000, एन 25, एक्स बार 3000, एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 500 एंड अल्फा 0.05. चलो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिसाइड, you need to decide hypothesis. There are two type of hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis. चलो नल हाइपोथेसिस किससे बनता है? म्यू से. व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस? म्यू इक्वल टू कितना है हमारा नल? म्यू कितना है हमारा? 2000. सो म्यू इक्वल टू 2000. अल्टरनेटिव क्या बनेगा? म्यू ग्रेटर देन 2000. क्यों म्यू ग्रेटर देन आएगा? क्योंकि कंपनी को क्या लगता था कि रायपुर में प्राइस इससे हायर साइड है. हायर बोला था ना सब में, तो हायर का मतलब होता है ग्रेटर देन. तो इसमें भी ग्रेटर देन बनता है. लास्ट सब में भी ग्रेटर देन था, इसमें भी ग्रेटर देन था. क्लियर? तो हाइपोथेसिस बन गया. हाइपोथेसिस म्यू का बनता है, याद रखना, म्यू 2000 और म्यू ग्रेटर देन 2000. हो गया. चलो कैलकुलेट करते हैं. अभी फॉर्मूला क्या आएगा? टी टेस्ट का फॉर्मूला रखना है. टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? तो टी टेस्ट का फॉर्मूला आएगा T इज इक्वल टू एक्स बार. ये एक्स बार है, साइड हाइड हो गया है. एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस अंडर रूट एन. ये लास्ट जैसा ही फॉर्मूला है, जेड टेस्ट का जैसा ही फॉर्मूला है. देखो जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या था? देखो जेड टेस्ट का फॉर्मूला था जेड एक्स बार माइनस म्यू. यहाँ पे सिग्मा था.
डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिग्मा की जगह पे यहाँ पर है s। तो z का और t का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, वहां पे सिग्मा और यहाँ पर s हो सकता है। क्लियर? चलो अभी पहला स्टेप हाइपोथेसिस हो गया। नाउ सेकंड स्टेप, t का वैल्यू यहाँ पे t टेस्ट आएगा बिकॉज सैंपल साइज इज लेस देन 30, तो t का हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। ठीक है, चलो फॉर्मूला सबको में आ गया। what is the formula x bar, तो what is x bar 3000 minus mu, तो what is the mu 2000 divided by s, what is s 500 under root n, what is n 25। let's calculate 3000 minus 2000 कितना होगा 1000 और 500 divided by under root 25, 25 का कितना under root होता है 5, तो 500 divided by 5 होता है 100, तो 1000 divided by 100 your t का calculated value आएगा 10। कितना वैल्यू आया कैलकुलेटेड वैल्यू 10। सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड टू स्टेप। स्टेप 1 हाइपोथेसिस डिसाइड कर दिया, स्टेप 2 हमने टेबल वैल्यू डिसाइड कर दिया। नाउ स्टेप नंबर सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गया और हाइपोथेसिस हो गया, अभी हम टेबल वैल्यू लाना चाहेंगे। अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, टी का कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गया, कौन सा कैलकुलेटेड वैल्यू है टी का, तो अभी आपको टेबल भी कौन सा देखना पड़ेगा, जेड का देखेंगे या टी का, तो वी हैव टू लुक एट द टेबल ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, चलो पहले क्या डिसाइड करना है, जब आप टेबल वैल्यू डिसाइड कर रहे हो ग्रेटर देन है तो कौन सी साइड पर आएगा, राइट हैंड साइड पर आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड, तो ग्रेटर देन है तो कौन सी साइड पे आएगा, राइट हैंड साइड रिजेक्शन रीजन आएगा। ग्रेटर देन है तो कौन सी साइड पे रिजेक्शन रीजन आएगा, राइट हैंड साइड पे रिजेक्शन रीजन आएगा। क्लियर, अभी हमने समझा। चलो अभी टी का टेबल देखने का मेथड अलग है। टी के लिए ध्यान से देखना, ऊपर लिखा हुआ है टी का टेबल आपको देखना है तो दो चीज चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अल्फा। ये जेड से अलग है, अगर टी का टेबल देखना है तो दो चीज चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अल्फा। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। चलो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आता है n-1। व्हाट इज n, n इज इक्वल टू 25, हमारा n कितना है 25, तो 25 माइनस 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 24। फिर से बता दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1, तो व्हाट इज n 25, 25 माइनस 1, सो व्हाट इज अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.24। एंड अल्फा चाहिए, तो अल्फा सब में कितना दिया है 0.05। चलो अभी टी का टेबल देखते हैं। ठीक है, याद रखना टी के टेबल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और अल्फा चाहिए, तो टी का टेबल कैसे आएगा, ये रहा टी का टेबल। ठीक है, चलो टी का टेबल आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चाहिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड डीएफ, डीएफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 24, यहाँ पे लास्ट में 24। ठीक है, और अल्फा कितना है 0.05, अल्फा कितना है 0.05, तो 24 और अल्फा है 0.05, तो 2.064 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 और अल्फा है 0.05, यहाँ पे दिख रहा है ना अल्फा 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 अल्फा 0.05, तो योर आंसर इज 2.064। 2.064 इज योर टेबल वैल्यू। देखो यहाँ पे 2.064, सिंपल सिंपल। अगर आपको टी का टेबल देखना है तो दो चीज चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अल्फा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1, हमारा n कितना था 25, तो 25 माइनस 1 दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम 24, और अल्फा हमारा 0.05। टी का टेबल में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा देखना है, तो आपका टेबल वैल्यू कितना आता है 2.064। हो गया, तो हमने तीन चीज कैलकुलेट की, हाइपोथेसिस बनाया पहले, फिर टी का कैलकुलेटेड वैल्यू डिसाइड किया, फिर टी का टेबल वैल्यू डिसाइड किया। वेट अ मिनट, then at the end we are deciding the whether hypothesis is accepted or rejected. Clear, later on we are deciding whether hypothesis is accepted or rejected. चलो देखते हैं अभी लास्ट स्टेप क्या करना है, कंक्लूजन। टेबल भी हो गया, टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू 10, टेबल वैल्यू 2.064। चलो कंपेयर करते हैं, ये 10 जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया टी का, इसको यहां पे रखना है,
कहां पे आएगा, कहां पे आ सकता है, ठीक है। चलो t इज इक्वल टू 10, यहाँ पे पुट करो t का वैल्यू 10, कहां पे रख सकते हैं आप लोग, खुद डिसाइड करो कहां पे रख सकते हैं आप लोग। चलो तो 10 कैलकुलेटेड वैल्यू, 10 इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू, कौन सी साइड पर आएगा, इससे ज्यादा होता है ना टेबल से, देखो राइट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड 10। चलो कौन सी रीजन में आया कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू कम्स इन रिजेक्शन रीजन, ये रिजेक्शन रीजन है, ये लाइन के उस साइड है वो रिजेक्शन रीजन है। तो रिजेक्शन रीजन में जब कैलकुलेटेड वैल्यू आता है तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्शन रीजन में आता है तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट। ये H0 रिजेक्ट हुआ, तो H0 रिजेक्ट हुआ तो फिर एक्सेप्ट क्या हुआ, H1, तो देखो लिखा है नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। फिर से ये कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे टेबल के साथ कंपेयर करना है, ये टेबल वैल्यू कितना है 2.064, तो 10 को कंपेयर करेंगे तो इससे राइट हैंड साइड जाएगा ना, तो 10 कौन से रीजन में आया, ये रिजेक्शन रीजन है, इससे राइट हैंड साइड, तो रिजेक्शन रीजन में आता है, तो ये नल हाइपोथेसिस जो है ना H0 वो रिजेक्ट हुआ। चलो H0 रिजेक्ट हुआ तो एक्सेप्ट क्या हुआ, H1, है ना। और H1 क्या था, H1 किसके आधार पर बनाया था, कंपनी को लग रहा था कि रायपुर में प्राइस हायर साइड है, तो देखो लास्ट मैनेजर डिसीजन, तो एवरेज प्राइस में बी ऑन हायर साइड, ऐसा प्रूव हुआ कि रायपुर में एवरेज प्राइस में बी ऑन हायर साइड। तो दिस वे you can calculate z test and t test in deciding the hypothesis for population mean. Clear?